तो तमाम हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, जिनसे हम सीधे लाइव अपडेट्स लेंगे किस तरीके से मतदान की तैयारी है और क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं। मेनका हमारे साथ वाराणसी से जुड़ रही है, रामगोपाल गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नरेंद्र यादव देवरिया से और अमित गंजू घोसी से। सबसे पहले वाराणसी की तरफ रुख करेंगे। मेनका हमारे साथ है। मेनका, वाराणसी में आप हैं, 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी, किस तरीके की तैयारियां वहां पर आप देख रही हैं? और जाहिर तौर पर जो काशी की फिजा है और काशी की सुबह है, क्योंकि सुबह बनारस का जो नजारा होता है वो जाहिर तौर पर हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। बिल्कुल बिल्कुल अनुपम, आपने बात कही, सुबह बनारस का नजारा हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। और इस वक्त मैं घाट पर ही मौजूद हूं, क्योंकि घाट से ही बनारस की शुरुआत होती है। आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि बनारस की सीट सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैंडिडेट है, बल्कि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली बार यहां पर नरेंद्र मोदी को लाने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था बीजेपी का, वो यही कि पूरे पूर्वांचल को साथ लिया जाए, और उसमें कामयाबी 2014 में मिली बीजेपी को। इस बार यही बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है। इस बार आज के दिन जो 13 सीटों पर मुकाबला होना है, जहां पर वोटिंग होनी है, वो 13 सीटें बीजेपी और अपना दल यानी कि बीजेपी सहयोगी के पास है उत्तर प्रदेश में। तो बड़ी चुनौती है। बनारस के घाट पर आज की सुबह क्या खास है, वोटिंग से पहले ये बात कर लेते हैं। बनारस की हर सुबह खास होती है, लेकिन आज कुछ अलग बात है। तो मोदी चाहिए जी। आज वोटिंग करने जाएंगे, आप क्या सोच कर जाएंगे? आप यहाँ के वोटर हैं? हम महाराष्ट्र गए जी। कोई यहाँ का वोटर जो इस वक्त है, आप यहाँ के वोटर हो? चलिए, थोड़ी देर पहले अनुपम हमारी बात हो रही थी यहाँ के लोगों से, तो उनका भी यही कहना है कि बनारस की जो आज की सुबह है बाकी दिनों से अलग है। लोग उठ चुके हैं, जो घाट पर आते हैं वो घाट आए हैं। यहाँ पर भी मंथन चल रहा है और लोगों ने अपना मन बना लिया है कि किसे वोट करना है, क्या सोचकर वो निकले हैं। थोड़ी देर में पोलिंग बूथ पर कतार भी दिखने लगेगी, कई जगहों पर अभी लोग पहुंचने शुरू हो गए। 7 बजे से वोटिंग शुरू होनी है, तैयारियां पूरी हैं, क्योंकि ये मोस्ट वीवीआईपी सीट है। और हमने देखा है कि किस तरीके से खासकर वीआईपी सीटों पर जो चुनाव अधिकारी होते हैं या प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराया जाए। तो तैयारियां तो मुकम्मल है, अब बस पहुंचे। और वोट परसेंटेज की बात करें तो पिछली बार ये आंकड़ा 58% के आसपास रहा था वाराणसी में। इस बार ये भी कोशिश है और दावा है कि इस बार 70-80% तो जाएगा। ये दावा कुछ राजनीतिक दलों का भी है और प्रशासनिक अधिकारी भी उम्मीद लगाए हैं कि जितना आपसे जो है और अपडेट्स लेंगे। और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कि हम नरेंद्र मोदी का जिक्र बार बार कर रहे हैं और हम प्रियंका गांधी के रोड शो को भी नहीं भूल सकते, जो कि हमने पिछले चुनाव प्रचार में नहीं देखा था। रामगोपाल भी हमारे साथ है गोरखपुर से। रामगोपाल, गोरखपुर और फूलपुर ने जो समीकरण एक फॉर्मूला जो दिया था, उसके बाद से गोरखपुर की जंग और ज्यादा चैलेंजिंग हो गई। स्पेशली यूपी में बहुत हार्डवर्क करना पड़ा बीजेपी को। फिलहाल वहां पे क्या समीकरण आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं, ये भी बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि गठबंधन की जो उत्तर प्रदेश में गठबंधन महागठबंधन की नींव पड़ी, या पूरे देश में महागठबंधन को लेकर जो विपक्षी नेता हैं उनको ये समझ में आया कि अगर हम एक होकर चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी को हरा सकते हैं। उसकी नींव इसी गोरखपुर से पड़ी थी, उसके बाद फूलपुर से पड़ी थी। चूंकि फूलपुर तो कभी बीजेपी की सीट नहीं रही थी, फूलपुर में बीजेपी जीत गई थी, लेकिन गोरखपुर गढ़ था बीजेपी का। और यहाँ पे गठबंधन के बाद यहाँ पे बीजेपी को मात मिली थी, जिसके बाद पूरा विपक्ष एक हो गया था और उसी का नतीजा आज उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैं मतदान केंद्र बता दूं, इस वक्त जिसमें प्राइमरी केंद्र पाठशाले पे खड़ा हूं, यहीं पे थोड़ी देर बाद कुछ देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे कुल 7 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 7 जगहों पे मतदान कर्मी हैं, जिससे भीड़ ना हो। योगी आदित्यनाथ जिस बूथ पे अपना मतदान करेंगे वहाँ पे 750 मतदाता हैं और यहाँ पे ये को आदर्श बूथ बनाया गया है। गर्मी से बचने के लिए टेंट की व्यवस्था की गई है। हालांकि गोरखपुर जिले में करीब 3300 केंद्र है, जिसमें गोरखपुर और बांसगांव दोनों लोकसभाएं आती हैं। इनको इस तरीके की व्यवस्था लगभग सारी जगहों पे की गई है। गर्मी से बचने के लिए टेंट की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है, व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है। जिले में 20,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है सुरक्षा व्यवस्था के लिए। यानी कि जो प्रशासन है वो ये चाहता है कि मतदान प्रतिशत बढ़े हो। मतदान प्रतिशत के लिए लगातार वो जागरूकता अभियान भी छेड़े हुए हैं। अब आज ये पता चलेगा कि प्रशासन अपनी परीक्षा में कितना सफल हुआ। जितना नेता सफल होंगे उससे अधिक प्रशासन की भी आज एक बिल्कुल जाहिर तौर पर परीक्षा है कि अमले के लिए भी काफी चुनौतियां रामगोपाल रहेंगी।
आप नजर बनाइए और बने रहिए हमारे साथ। रामगोपाल गोरखपुर की सियासी तस्वीर को बताते हुए रुख करेंगे घोसी का। अमित गंजू वहां से हमारे साथ है। अमित, घोसी का मुकाबला तो वाहिद दिलचस्प हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से बसपा के उम्मीदवार के ऊपर तमाम आरोप और उसके बाद वो फरार चल रहे हैं, वो भी एक फैक्टर वहां पर काम कर रहा है। और किस तरीके से आप इस सियासी मुकाबले को देखते हैं और मतदान की किस तरीके की तैयारियां वहां पर हो रही हैं? देखिए अनुपम, इस लोकतंत्र के इस महापर्व का 7वां चरण है और हर व्यक्ति अब नजरें पूर्वांचल पे ही गड़ाए। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, इस वक्त मैं जिस घोसी लोकसभा की मऊ की घोसी लोकसभा में बुनकर इंटर कॉलेज में, पहले तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा पीछे का एक दृश्य दिखाने की कोशिश करें कि सब लोग अभी से ही रेडी हैं। जितने कर्मचारी हैं, ये अकेली जगह है जहां 10 कक्ष बनाए गए, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ऐसे तमाम लाइन से कक्ष बनाए गए हैं। और क्यों हर व्यक्ति इस सीट को बड़ा हॉट सीट इसलिए माना जाता है कि अंसारी बंधुओं का बड़ा यहाँ एक बोलबाला कहा जाता है कि हाँ, अगर यहाँ की बात की जाए तो राजभर का भी एक अपना भारतीय समाज पार्टी का जो रूठो मनाओ प्रतियोगिता चली काफी दिन तक, लगभग मीडिया में सुर्खियों में रही रूठो मनाओ प्रतियोगिता। ओम प्रकाश कभी नाराज हुए, कभी माने गए, फिर नाराज हुए, तो उन्होंने, क्योंकि उनको मालूम है कि राजभरों की एक अच्छी वोट यहाँ है। और इसके अलावा जो बालकृष्ण कभी सांसद हुआ करते थे बहुजन समाज पार्टी से, वो कांग्रेस हाथी छोड़ के हाथ से ही अपना किस्मत आजमाने में लगे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पड़ेगी। और जिस प्रकार से गठबंधन का जो प्रत्याशी है, जो ढूंढ के लाओ तो जानो वाली प्रतियोगिता में वो भी कहीं ना कहीं सम्मिलित हुए हैं, तो पिछले कई दिनों से इनकी ढूंढाई हो रही, क्योंकि उन पर जिस प्रकार से आरोप लगे थे उसके बाद से इस क्षेत्र में उनको किसी ने देखा नहीं, वो भी एक चर्चा का विषय है। ये बड़ा दिलचस्प यहाँ का आज मुकाबला है। वो प्रत्याशी जिसको जनता के बीच जाके वोट मांगना चाहिए था, पिछले कई दिनों से वो जनता के बीच ही नहीं है। और ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि गठबंधन में समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं था, कांग्रेस का प्रत्याशी भारतीय समाज पार्टी का महेंद्र राजभर है, वो भी कहीं ना कहीं पहली बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, क्योंकि 2017 में उन्होंने अपने विधायक के तौर पर किस्मत आजमाने का प्रयास किया और कहीं ना कहीं उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी पे दोबारा एक बार राजभर पे अपना हरनारायण राजभर पे अपना किस्मत एक बार फिर से आजमाई है, क्योंकि पूर्वांचलों में राजभर का एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है। अगर हम पूरे ओवरऑल 19,69,000 वोट्स की टोटल बात की जाए, तो उसमें कहीं ना कहीं राजभर का एक 2,78,000 राजभर है। उसके अलावा मुस्लिम्स की अगर बात की जाए तो 3 लाख के करीब मुसलमान है। यादवों की बात की जाए तो 2,14,000 यादव है। क्षत्रियों की बात की जाए तो 1,28,000 है। अगर इसके अलावा और कास्ट को भी डिटरमाइन करके सब्सट्रैक्ट करें तो हर कास्ट का है, लेकिन राजभर और एससीज क्योंकि 2 अलग सेगमेंट से एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। इसीलिए कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी और भारतीय समाज पार्टी ने दोनों ने, जहां एक और राजभर लगाया तो उसने राय पूर्वांचल को राय के भूमियार कैंडिडेट पे अपनी। ठीक अमित जी, आपसे और इस बारे में जानेंगे और यहाँ के मुद्दों की भी बात करें। साड़ी उद्योग की दुर्गति हमने देखी, घोसी की बात करें या फिर हम बात करें बाढ़ बहुत बड़ी समस्या है, कटान बहुत बड़ी समस्या, उसके अलावा फायर स्टेशन नहीं है जिले में, वो भी बहुत बड़ी समस्या है। देवरिया का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं।